तो हेलो स्टूडेंट, आज हम सीबीएसई 10th का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम लेते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। और ये जो चैप्टर है 10th का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है, इसीलिए मैंने इसकी स्टार्टिंग में शुरुआत इसी से की है। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट है, वैसे आपने 8 स्टैंडर्ड में इसके बारे में सीबीएसई 8 के बुक में इसके बारे में बहुत ज्यादा दिया है। तो वैसे समझ लो कि 8 स्टैंडर्ड का ही ये पार्ट जो दिया है वो कंप्लीट ज्यादा एक्सप्लेन करके दिया है। तो इस चैप्टर में सबसे पहला यहाँ पर नाम आता है नेशनलिज्म इन इंडिया। उसमें पहला हम पॉइंट लेते हैं नेशनलिज्म। क्या है नेशनलिज्म, क्या रहती है नेशनलिज्म की फीलिंग। तो ये फीलिंग या नेशनलिज्म के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं कि नेशनलिज्म एक ऐसा पार्ट है, जैसे यूरोपियन कंट्री के बहुत से जो कंट्री है, जैसे इंग्लैंड है, पोलैंड है और फ्रांस है, जैसे एग्जांपल देते हैं। तो इंग्लैंड ने क्या किया था, बहुत से अलग अलग कंट्री पर रूल किया था। तो रूल करने की वजह से इंडिया ब्रिटिशों की कॉलोनी बन गई थी। तो ब्रिटिशों की कॉलोनी बनने के कारण ऐसा हो कि इंडिया से बहुत सा रिसोर्सेस है उन्होंने लेके गए, और बहुत से इंडिया के बहुत से जो किंग है, नवाब है, उनको हराकर उन्होंने अपना रूल देश पर किया था। तो कम से कम 250 साल उन्होंने देश पर राज किया था। तो इसी वजह से अगर हम लेते हैं कि ये सब कुछ टॉपिक में दिया है, तो बहुत से लोगों को जो इंडियन बहुत से जो सोशल वर्कर है, इसमें नेशनलिज्म की बहुत फीलिंग लोगों में होगी कि लोगों को लगा कि देश को इंडिपेंडेंट करना है। तो उसमें बहुत से ग्रेट लोग हो चुके हैं जिन्होंने देश के लिए सब कुछ बहुत सा कुछ काम किया था। तो अभी हम लेते हैं इसमें नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म मतलब अपना देश की खुद की आइडेंटिटी बनाना। जैसे यूरोपियन कंट्री में पहले यूरोप जैसा था, तो जैसे हम लेते हैं कि पहले फ्रांस इंडिपेंडेंट हो गया था, तो वैसे ही यूरोप में बाकी अदर कंट्री, जर्मनी है, इटली है, उनको भी लगा कि अपना देश इंडिपेंडेंट करना चाहिए और अपना खुद की आइडेंटिटी बनानी है, खुद की करेंसी बनानी है, खुद के कॉइन बनानी है, खुद का नेशनल एंथम बनाना है, खुद का नेशनल फ्लैग बनाना है। तो सेम कंडीशन अपने भी देशवासियों को लगता था कि अपना देश इंडिपेंडेंट हो जाए और देश से ब्रिटिश लोग भाग जाए। तो उसको एक फीलिंग जो होती है उसको नेशनलिज्म। तो ये नेशनलिज्म जो आया वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ बात थी तो वो ये बात थी कि लोगों में ये फीलिंग जागृत हो गई कि अपने देश को इंडिपेंडेंट करना है, ब्रिटिशों से ब्रिटिश को देश से भगाना है। तो ये फीलिंग को यहाँ पर बोला है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म में खुद की आइडेंटिटी बनाने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। खुद का एक देश, खुद की अपनी बाउंड्री लाइन, ये सब कुछ मेंटेन करना है। इसीलिए ब्रिटिशों को भगाना है, वो यूरोपियन कंट्री के हैं और उनको उधर ही भेजना है। इसीलिए देश में एक यूनिटी की एक सबसे बड़ा अवेयरनेस जागरूक हो गया उस पीरियड में। इसी वजह से यहाँ पर हम पहला पॉइंट लेते हैं नेशनलिज्म। बाद में दिया है इस टॉपिक में सेकंड पॉइंट, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि नेशनलिज्म इंडिया में सबसे दिया पहला पॉइंट है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो यूरोपियन कंट्री में हुआ था। इसमें दो ग्रुप थे, इसमें फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया एक ग्रुप था, दूसरे पार्ट में था जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और तुर्की। और इन दोनों के बीच ईयर 1914 टू 1918 इस ईयर में ये वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो इस वर्ल्ड वॉर के टाइम में ऐसा हुआ था कि जैसे जहां पर फ्रांस रूल कर रही थी जिस कंट्री पर, उन्होंने जहां पर कॉलोनी बनाई थी, तो वहां से वो रिसोर्सेज लेके जाते थे। तो इस पीरियड में अपने देश में इंग्लैंड था, इंग्लैंड ने भी क्या किया, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीरियड में इंडिया से बहुत से ज्यादा रिसोर्सेज उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। और इस रिसोर्सेज का इतना ज्यादा यूज किया उन्होंने, जैसे इंडिया के जैसे फूड सप्लाई करना, इंडिया से ज्यादा टैक्सेस लेके जाना, उसके बाद रेवेन्यू ज्यादा बढ़ाना, ऐसे बहुत से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो देखा जाए इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया जीत गई, और ये जो कंट्री है जर्मनी, पोलैंड, तुर्की और ऑस्ट्रिया और तुर्की, ये कंट्री हार गई उस पीरियड में। फिर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि इंडिया के ऊपर इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डायरेक्टली इंपैक्ट हुआ। वो कैसे इंपैक्ट हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। इस वर्ल्ड वॉर में ये बात हुई कि इंग्लैंड जब अपने देश पर रूल किया था,
तो रूल करते समय एक घटना है 1914 के टाइम से भी पहले से इंडिया से बहुत सारे रिसोर्स वो देश में लेके जाते थे। जैसे इंडिया से कोल है, गोल्ड है और सिल्वर, ऐसी बहुत सी चीजें उन्होंने देश से लेके गए। तो इंग्लैंड को लगता था कि हमेशा कि जर्मनी को हराना है किसी भी हालत में, पोलैंड, इन सभी कंट्री को हराना है, तो क्यों ना हम अपने इन देश से सबसे ज्यादा रिसोर्सेज वहां पर लेके जाए। और इसी वजह से इंग्लैंड ने इंडिया से सबसे ज्यादा सभी लोगों पर इनकम टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। इनकम टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। उसके साथ साथ सेकंड यहाँ पर हम पॉइंट लेते हैं कि उन्होंने कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी उस पीरियड में लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से ये बात हो गई उस पीरियड में कि सबसे ज्यादा लोगों को उन्होंने तकलीफ देना शुरू कर दिया। लोगों को खाना पीना नहीं मिलता था उस पीरियड में। उसके बाद ये है उन्होंने अपने देश से सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग टैक्सेस, से पॉइंट ध्यान में रखना है, सबसे हर चीजों पर उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए थे। तो यहाँ पर बुक में भी दिया है कि ईयर ऑफ 1930 टू 1921 तक इतना टैक्सेस बढ़ा दिया उन्होंने, जिसकी वजह से कॉमन आदमी जब मार्केट में जाता था हर चीजों के दाम एकदम से डबल थे, तो कोई भी चीज वो खरीद नहीं सकते थे। इसी वजह से इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो इंग्लैंड ने जब जर्मनी के साथ किया, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के लोगों के ऊपर हुआ। और ये कारण ही है कि इनकम टैक्स बढ़ाना, कस्टम ड्यूटी बढ़ाना, इंक्रीजिंग टैक्सेस। और उसके बाद उन्होंने वहां पर सबसे ज्यादा वर्ल्ड वॉर के पीरियड में फूड शॉर्टेज अपने देश में ज्यादा जाता था, क्योंकि अपने देश में फूड शॉर्टेज इतना क्यों ज्यादा था, क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इसलिए होता था अपने देश पर, क्योंकि इंडिया का सबसे ज्यादा खाना और यहाँ का अनाज वो डायरेक्टली यूरोपियन कंट्री लेके जाते थे, और वहां पर वर्ल्ड वॉर पर ज्यादा इन्वेस्ट करते थे, जिसकी वजह से कॉमन जनता पर ज्यादा इम्पैक्ट होता गया। उसी पीरियड में ऐसा हुआ, कभी कभी क्रॉप फेल हो जाते थे। 1921 की बात है, वहां पर क्रॉप फेल हो गए, मतलब अच्छी बारिश न होना, क्योंकि इंडिया में मानसून सीजन है, कभी कभी बारिश होती है, कभी कभी बारिश अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण ऐसा हुआ कि उस पीरियड में ये बात होगी कि लोगों को खाना नहीं मिलता था। ये एक मेन रीजन था उस पीरियड में। तो वहां पर बहुत बार ऐसे भी अलग अलग टाइप एपिडेमिक के प्रॉब्लम्स आते थे, और ये सभी प्रॉब्लम देश के लिए सबसे बेकार हो गए। मतलब इस पॉइंट में आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि जो नेशनलिज्म इन इंडिया है, नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, इस पॉइंट में जो पहला पॉइंट हमने लिया था कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट जो है देश पर बहुत ही खराब हुआ। और उसमें हमने लिया कि ये 1940 टू 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। इंग्लैंड, फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया का, वो जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, तुर्की के साथ इसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। लेकिन इस वर्ल्ड वॉर में अपना देश का कोई भी रोल नहीं था, लेकिन अपने देश में ब्रिटिश रूल कर रहे थे, ब्रिटिशों ने कॉलोनी बनाई थी, यहाँ के लोगों को उन्होंने गुलाम बनाया था, और उनका डायरेक्टली उन्होंने इतना फायदा उठाया, इंडिया से इतना रिसोर्सेस वो लेके गए, तो उसमें लोगों को, अपने देश के लोगों को भी खाना नहीं मिलता था। उस टाइम में तो 12 टू 13 मिलियन पीपल जो है उसमें डायरेक्टली उनके ऊपर इंपैक्ट हो गया, बहुत से लोग तो उसमें मर गए। तो इसी वजह से, ये सभी प्रॉब्लम की वजह से हम ले सकते हैं कि इस फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ, जिसकी वजह से देश का नुकसान तो हो गया, लेकिन लोगों के बीच में एक फीलिंग आई, वो थी नेशनलिज्म। क्यों ना हम अपना देश इंडिपेंडेंट करें, क्यों ना हम ब्रिटिशों को भगाए इस पूरे देश से। और पूरे इस लेसन में महात्मा गांधी, इन्होंने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये दो मूवमेंट के बारे में पूरा चैप्टर दिया है। और इस पूरे लेसन में उन्होंने देश में कैसे यूनिटी बनाई, लोगों को सत्याग्रह का मार्ग कैसे दिखाया, ये इस पूरे चैप्टर में आता है। लेकिन इसमें हमें ये भूलना नहीं है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ 1914 में और जो 1918 तक चला, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया के लोगों के ऊपर हो गया। यहाँ पर हमने अभी हम पॉइंट में लिया है, तो अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो हेलो स्टूडेंट, अभी हमने जो टॉपिक लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, किस टाइप से अपने देश पर एक इम्पैक्ट हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ वो यूरोपियन कंट्री में हुआ, लेकिन इसका पूरा सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट अपने देश पर हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशों ने अपने देश से जो रिसोर्सेस तो लेके गए, उसके साथ साथ वर्ल्ड वॉर के पीरियड में भी 1940 टू 1918 तक जो भी अपने देश से उन्होंने जो रिसोर्सेस लेके गए, उस रिसोर्सेस में कैसे अपने देश पर इतना इम्पैक्ट हुआ, ये पार्ट हमने यहाँ पर देखते हैं।
तो ये है हमारा पहला पॉइंट। तो द नेशनलिज्म इन इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बैड इफेक्ट ऑन इंडिया। तो बैड इफेक्ट कौन सी हुए? तो पहला इफेक्ट यहाँ पर आता है कि वॉर लोन। तो एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर इसको बोल सकते हैं कि वहां पर जो वर्ल्ड वॉर हुआ तो वहां के सोल्जर को खाना, अनाज, बाकी चीजें चाहिए थी, तो और उसके लिए अलग अलग वेपन चाहिए थे। तो ये सब कुछ कहाँ से मिलना चाहिए? तो उन्होंने अपने देश से बहुत ज्यादा पैसा लिया, उसको वॉर लोन भी बोल सकते हैं, और अलग अलग कंट्री से भी उन्होंने इंग्लैंड में उसको उस पीरियड में लोन लिया था। और इंक्रीजिंग टैक्सेस, इंडिया के हर चीजों पर उन्होंने टैक्स लगा, जैसे व्हीट है, राइस है, जो भी प्रोडक्ट उस पीरियड में बनते थे, तो उसको थोड़ा डबल में ही उन्होंने ज्यादा टैक्सेस बढ़ाना शुरू कर दिया। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अपने इंडिया के लोगों के ऊपर होता था, मतलब इंक्रीजिंग टैक्सेस। तीसरा था कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटी पर भी इतने ज्यादा टैक्स लगा, कस्टम ड्यूटी ज्यादा बढ़ा दी उन्होंने। और कस्टम ड्यूटी के साथ साथ उन्होंने और एक बात यहाँ पर दी है कि इनकम टैक्स जो है वो ज्यादा बढ़ा दिया। और इनकम टैक्स का भी परिणाम अपने देश के जो उस पीरियड में जॉब करते थे लोग, उनके ऊपर टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया के लोगों से जितना पैसा मिलता है उतना पैसा वो वर्ल्ड वॉर पर वो खर्च करना चाहते थे। और उसके बाद यहाँ फूड शॉर्टेज ज्यादा हुआ, क्योंकि पूरा अनाज और यहाँ का खाना डायरेक्टली यूरोपियन कंट्री में लेके जाते थे, और वहां पर सोल्जर को और वहां के देश के लोगों को भी वो अपना देश का खाना वहां पर देते थे, जिसकी वजह से इंडिया के लोगों को खाना बिल्कुल नहीं मिलता था। इस वजह से हम बोल सकते हैं फूड शॉर्टेज भी अपने देश पर ज्यादा इम्पैक्ट होता गया। और उसके बाद फोर्स रिक्रूटमेंट नाम का पॉइंट आपकी बुक में दिया है। तो फोर्स रिक्रूटमेंट मतलब होता है कि जबरदस्ती से वहां के विलेजर को बोलते थे कि आप सोल्जर बनो, वर्ल्ड वॉर करने के लिए लेके जाते थे। देखा जाए तो उस वर्ल्ड वॉर में अपने देश का कोई रोल नहीं था, अपने देश का कोई वो वॉर नहीं था, लेकिन इंग्लैंड के इस रवैये के कारण वहां अपने इंडिया के लोगों को वहां पर सोल्जर बनना पड़ा, और उसमें बहुत से सोल्जर शहीद भी हो गए उस पीरियड में। बाद में 1921 की घटना यहाँ पर दी है, और वो है कि अपने देश में फैमिन आया। फैमिन की वजह से क्या हुआ, बहुत से प्रॉब्लम तो आए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्रॉप फेल्ड हो गया। जो अनाज होता था, कभी कभी अपने देश में सूखा होता है, क्योंकि देश में जो मानसून है, मानसून अच्छा तरह से होता नहीं है, वो तो बारिश होती है, वो तो बारिश होती नहीं है, लेकिन उस ईयर में ऐसा हुआ बारिश नहीं होती थी। और बारिश न होने के कारण, जैसे हम एग्जांपल हम लेते हैं कि ईयर यहाँ पर दिया है कि 1921 ईयर में कम से कम 12 to 13 मिलियन जो लोग हैं वो ज्यादा इम्पैक्टफुल हो गए, क्रॉप खराब हुआ, क्रॉप अच्छी तरह से नहीं हुए, फार्मर का बहुत सा नुकसान हो गया, लोगों को खाना नहीं मिला, और इपिडमिक जो बोल सकते हैं इपिडमिक बहुत से प्रॉब्लम्स से वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम आते गए। और इसका डायरेक्टली अगर इम्पैक्ट हुआ तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉमन पीपल पर होता गया। और इंडियन कॉमन पीपल पर इम्पैक्ट क्यों होता गया? क्योंकि कॉमन पीपल पर ही हमेशा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती उनको, इसी वजह से कॉमन लोगों पर ही ज्यादा इम्पैक्ट होता गया। तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर देखा गया, हमने जो पॉइंट लिए हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बैड इफेक्ट ऑन इंडिया, तो कौन से बैड इफेक्ट हुए? तो इसमें पहला मैंने बताया कि वॉर लोन ये ज़्यादा अपने देश के लोगों को देना पड़ा। इनकम टैक्स है, इंक्रीजिंग टैक्सेस है, ज़्यादा टैक्सेस बढ़ाना शुरू कर दिया हर चीज़ों पर। कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ाई उन्होंने, फूड शॉर्टेज हुआ, अपने देश के लोगों को खाना नहीं मिलता था, फोर्स रिक्रूटमेंट जबरदस्ती सोल्जर बनाना शुरू कर दिया, तो फैमिन हुआ, क्रॉप फेल्ड हो गए बहुत बार, और इसी कारण लोगों को खाना नहीं मिलना, बहुत से उस पीरियड में एनिमल भी मर गए, और एपिडेमिक का प्रॉब्लम हुआ। 1921 की घटना इस पीरियड में दी है। हेलो स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक लेते हैं, सीबीएसई 10th का हिस्ट्री, उसका जो हमने टॉपिक शुरू कर दिया है द नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें जो पहला पॉइंट दिया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ ये टॉपिक की शुरुआत होती है। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये पार्ट हमने लिया। उसके बाद अभी हम लेते सेकंड पॉइंट, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये इस टॉपिक का पहला पॉइंट है। तो इसमें दिया है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, मतलब सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसमें हमें इसके क्वेश्चन के आंसर लेना है। सबसे पहले हमें लेना है कि महात्मा गांधी जो है
वो पहले साउथ अफ्रीका में लॉयर की पढ़ाई करने के लिए वहां पर गए थे। लॉयर की पढ़ाई करने के बाद वो फर्स्ट टाइम अपनी इंडिया में 1915 में आए। तो अराइवल हुआ उनका, साउथ अफ्रीका से आए, और आने के बाद जब उन्होंने अपने देश की तरफ देखा, देश की तरफ उन्होंने ध्यान दिया, तो उनको ये बात महसूस हुई कि साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशों ने बहुत ही लोगों को, वहाँ के लोगों को परेशान करके रखा था, वहां से टैक्सेस वसूल करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। जब महात्मा गांधी इंडिया में आए तो यही बात वहां पर रिपीट दिखी। इंडिया के जो फार्मर थे, लेबर थे, और इनको ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, उनसे ज्यादा टैक्सेस वसूल करते थे, हर चीजों के दाम बढ़ गए थे। ऐसे टाइम में महात्मा गांधी को लगा, उस पीरियड में किसी भी हालत में ब्रिटिशों को अपने देश से भगाना ही है, और उसके लिए उन्होंने, तो सबसे बड़ा उनका वेपन से, जब वो साउथ अफ्रीका में थे वो उस पीरियड में लियो टॉल्स्टॉय के साथ में उन्होंने बहुत जो वहाँ पर नॉलेज उनको मिला, और उनके साथ साथ वहाँ से साउथ अफ्रीका के कुछ बातें उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी। तो पहली बात थी कि ब्रिटिशों को भगाना है इससे, और उन्होंने सबसे पहली बात है यहाँ पर सत्याग्रह शुरू किया। तो पहला सत्याग्रह का मीनिंग हमें समझना जरूरी है कि सत्याग्रह क्या रहता है। तो महात्मा गांधी ने पूरे जीवन में दो ही चीजों को अपना वेपन माना। वो चीजें थी द ट्रूथ, सत्य, सत्य का आचरण करना, सत्य के लिए जीना, ये उनका पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। हम उसको प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। द सेकंड था द नॉन वायलेंस। वो हमेशा अहिंसा को ज्यादा मानते थे, हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी प्राणियों की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो ये दो चीजों को, मतलब महात्मा गांधी ने ट्रूथ और नॉन वायलेंस का यूज करके ब्रिटिशों को भगाना है, लेकिन वायलेंट होकर नहीं, सिर्फ ट्रूथ और नॉन वायलेंस के जरिए ही हमें ब्रिटिशों को भगाना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा था। और इसी वजह से यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है कि द पावर ऑफ ट्रूथ, मतलब सत्याग्रह में द पावर ऑफ ट्रूथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया है। पावर ऑफ ट्रूथ मतलब क्या है कि यहाँ पर सच्चाई की ताकत को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना। सच्चाई से हमें ब्रिटिशों को हराना है। अपने ऊपर कितनी भी ब्रिटिशों की तकलीफ है, फिर भी उनको अगर हमें दूर करना है तो सच के सहारे। दूसरी बात है एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, हमेशा सच्चाई की खोज करना, ये ज्यादा उनको इंपॉर्टेंट लगते थे। उनको नाम दिया सत्याग्रह। सत्याग्रह में आपको दो ही पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला है द ट्रूथ एंड द नॉन वायलेंस। ये महात्मा गांधी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेपन माने जाते हैं। तो उसके साथ साथ ही तो महात्मा गांधी इन्होंने बहुत से अलग अलग टाइप के सत्याग्रह किए। तो सत्याग्रह में उस पीरियड में पहला सत्याग्रह किया था उन्होंने चंपारण्य में किया था। तो ये चंपारण बिहार में है। तो यहाँ पर बिहार में उन्होंने 1916 में पहला उन्होंने सत्याग्रह किया। तो सत्याग्रह करने का कारण भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि ऐसा प्रॉब्लम वहां पर हुआ था कि बिहार में जो चंपारण्य है वहां पर मजदूर, वहां के जो फार्मर थे, प्लांटेशन करने वाले लोग थे, उनको बोलते थे कि सिर्फ इंडिगो लगाओ, मतलब नील लगाओ, नील लगाओगे, ये कंपल्सन उन पर कर दिया था। लेकिन उनको नील नहीं लगाना था, उनको बाकी भी चीजें लगानी थी। एक्चुअली ऐसा था कि सिर्फ उनको ऊपर वीट लगाना है, राइस लगाना, ये नहीं लगाने के लिए बोलते थे। इसी वजह से उनको बहुत तकलीफ होती थी, अनाज नहीं मिलता था खाने पीने के लिए, और उनका इतना ज्यादा हमेशा ऑपरेस करना, मतलब उनके खिलाफ हमेशा जाना, और इसी कारण इन रूल्स और रेगुलेशन के कारण वहां के जो चंपारण्य के जो लोग थे वो बहुत परेशान हो गए थे। इसी वजह से 1916 में जब महात्मा गांधी के पास कुछ लोग आए तो उन्होंने बोला कि किसी भी हालत में आप खेती करना बंद कर दो, तो ये आप ऐसा होगा कि ऑटोमेटिक ऐसा हो जाएगा कि ब्रिटिश लोग आपसे कंपल्सन करना बंद कर देंगे। तो वैसा ही महात्मा गांधी की वजह से उन्होंने 1916 में चंपारण के लोगों ने सत्याग्रह किया, और ये सत्याग्रह बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी, इनको बहुत ज्यादा उस टाइम वो फेमस हो गए। सब लोग मानते थे कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के इस वेपन की वजह से ये जीत हासिल हो गई, और महात्मा गांधी जन आंदोलन में छाना शुरू कर दिया। तो इसके बाद यहाँ पर आता है उनका खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह भी सेम था। ये दो सत्याग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि खेड़ा सत्याग्रह के बारे में अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। वहां पर ऐसा था कि क्रॉप जो था वो फेल हो गया था, मतलब एग्जांपल लेते हैं कि वहां पर क्रॉप अच्छा नहीं हुआ था, फिर भी वहां पर ब्रिटिश लोग टैक्स ज्यादा लेना चाहते थे,
और इसी वजह से वहां के खेड़ा के लोगों ने भी सत्याग्रह करना शुरू कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि महात्मा गांधी के कारण, इनके कारण वजह से क्या हुआ कि लोग सत्याग्रह की पावर समझ में आने लगी और लोग मास एजिटेशन और लोगों की यूनिटी इतनी ज्यादा बढ़ने लगी। पहली बार महात्मा गांधी के सत्याग्रह से लोग ज्यादा अच्छे काम करने लगे। तो ये 1916 में हुआ सत्याग्रह है और 1916 में हुआ पहला सत्याग्रह, 1917 में हुआ खेड़ा सत्याग्रह। ये जो सत्याग्रह हुए और बाद में ये सत्याग्रह इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट होने लगे कि बाद में उन्होंने कॉटन मिल का अहमदाबाद में सत्याग्रह किया। तो ये अहमदाबाद, यहाँ पर भी कॉटन के जो चीजें थी, मतलब वहां पर जो कुछ लोग काम करते थे बहुत से, तो उनको कोई पेमेंट बढ़ाते नहीं थे, वही पेमेंट पर बहुत दिनों से काम करते थे। उन्होंने पेमेंट बढ़ाने के लिए चाहा, लेकिन महात्मा गांधी के पास वो जब गए और बोला कि हमसे मैनेजर लोग जो रहते हैं वो काम करवाते हैं, लेकिन कि उनको किसी भी हालत में उनको पेमेंट नहीं बढ़ाते, इसलिए वहां पर अहमदाबाद में भी सत्याग्रह किया गया था। ये सत्याग्रह भी हुआ वहां पर 1918 में, ये सत्याग्रह हुआ जिसको बोलते हैं अहमदाबाद सत्याग्रह। तो अहमदाबाद सत्याग्रह ये 1918 में हुआ। तो ये सत्याग्रह की जो शुरुआत हो गई थी महात्मा गांधी ने शुरू कर दी, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है कि महात्मा गांधी पूरे देश में सत्याग्रह के कारण फेमस हो गए। तो महात्मा गांधी का आना और ये सत्याग्रह के प्रति लोगों की जागरूकता होना, देश के प्रति जागरूक होना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ। और महात्मा गांधी की वजह से लोगों में इतनी यूनिटी बनी, अलग अलग एसोसिएशन बनने लगे, लोगों का ग्रुप बनने लगा और सत्याग्रह की पावर इतनी ज्यादा होती गई, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर देखा हमने अभी सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1916 में हुआ, खेड़ा सत्याग्रह 1917 में हुआ, अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में हुआ। तो ये दोनों भी देखा जाए सत्याग्रह गुजरात में हुए थे उस पीरियड में, और ये गुजरात में पहली बार सत्याग्रह बहुत ही फेमस माने जाते हैं। तो ये पहला दिया टॉपिक आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है।